रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, वो आया था इक्वेशन हमारा nr डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस। बिल्कुल याद रखिए बेटा, ये जो वर्क की पूरा एक बार एक जगह कलेक्ट कर दिया था ना, सारे वर्क का कैलकुलेशन, वो सारे वर्क का कैलकुलेशन एक जगह हमने कलेक्ट कर दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन एक जगह ही हमने एक चार्ट बनवा दिया था, सीपी सीवी गामा और एफ का। ये 3 फॉर्मेट में बता चुका हूं आपको, और चौथा फॉर्मेट डेल्टा एस का आ रहा है, चौथा फॉर्मेट डेल्टा एस का। और ये बस 4 चार्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएं तो क्वेश्चंस में कहीं फंसेंगे नहीं आप। पहला किसका था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का चार्ट बनवाया था, उससे जो इक्वेशंस आया था मेरे पास, रिकॉल कर लो उसको। सेकंड क्या था, जो हमने सीपी सीवी गामा और एफ का कैलकुलेशन कराया था, आपको याद आ रहा है ना। और तीसरा कैलकुलेशन मैंने वर्क के सारे कैलकुलेशन, सारा जितना भी वर्क निकलवाया था सब एक जगह एक फॉर्मेट में लिख दिया था, वो कल ही की क्लास में लिखा था। और चौथा कैलकुलेशन अभी आने वाला है डेल्टा एस का। और बस ये 4 कैलकुलेशन आपके दिमाग में फिट हो जाए तो क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे आप। बोलिए मत, समझिए ज्यादा। तो डेल्टा एस क्या हो गया, क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब जब डेल्टा एस की बात करूंगा मैं, तो अब डेल्टा एस भी मैं निकालने वाला हूं बेटा लोग, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम करने वाले हैं डेल्टा एस की कैलकुलेशन, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अलग और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अलग। देखो बच्चों, जितने भी हमारे नेचुरल फेनोमेनन है ना, वो मोस्टली नेचुरल फेनोमेनन हमारे इरिवर्सिबल है कि नहीं। जैसे मान लो चाय गर्म यहां ला के रख दिया, वो ठंडा हो गया, तो फिर से यही इसी टेम्परेचर पे गर्म नहीं होगा। उसके लिए आपको उसको गैस चूल्हे पे रखना पड़ेगा, हीटर पे रखना पड़ेगा गर्म करने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो एक बार ठंडी हो गई चीज तो वो फिर गर्म नहीं होगी, क्योंकि थर्मल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं आप, थर्मल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हीट एनर्जी अगर एक बार कोई बॉडी लूज कर दे तो उसी टेम्परेचर पे, उसी सराउंडिंग में क्या फिर से वो गर्म हो जाएगा। सोचो आप, कोई सिस्टम है ठंडा हो गया एक टेम्परेचर पे, चाय ही लाके यहां रख दिया, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, तो क्या फिर वो इसी टेम्परेचर पे इसी रूम में फिर ये अपने आप गर्म हो जाएगा क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब समझो उसी बात को मैं यहां इरिवर्सिबल को पहले डिस्कस करूं आपसे, फिर रिवर्सिबल की साइड आते हैं। क्यों इरिवर्सिबल ही पहले बताता हूं आपको, आसान है, पहले उसको जानिए, फिर जो टफ वाला है वो तो जानेंगे। तो देखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मान लीजिए कि ये कोई मैं कंटेनर ले रहा हूं, एक बर्तन ले रहा हूं जिसका टेम्परेचर है बेटा T1, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम से हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ Q। तो बाहर क्या है, सराउंडिंग है, अरे बोलो, अगर ये सिस्टम है तो बाहर कौन, और मान ले सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बेटा लोग, T2। ये सिस्टम जिसका टेम्परेचर T1, हाँ इसको बोरिंग बोलो, बाद में लाइव बोरिंग हो जाएगी तुम्हारी, केमिस्ट्री को बोरिंग बोलोगे बाद में लाइव बोरिंग हो जाएगी बेटा। बोल मत फालतू बातें नहीं। सिस्टम है और आउटसाइड सराउंडिंग है, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पर टेम्परेचर जो T1 है दैट इज ग्रेटर देन T2 और नॉट। टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 बोल सकता हूं बेटा लोग, बोल सकता हूं ना। तो अगर मैं, अब देखो, अब समझते जाओ जरा, इसके कंटेंट समझो। अगर मैं यहां पर डेल्टा एस सिस्टम निकालूं, मैं डेल्टा एस सॉल्व कर रहा हूं सिस्टम के लिए, बेटा ध्यान देना। तो सिस्टम का हीट एनर्जी बाहर जा रहा है, तो सिस्टम का हीट एनर्जी बाहर जा रहा है, तो ये हीट एनर्जी प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलो जल्दी से। तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ हीट एनर्जी अपॉन, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, T1, बोलो। तो डेल्टा एस सिस्टम जो आया वो माइनस Q बाई T1 आया। क्लियर है ये बात, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही अगर मैं डेल्टा एस, बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं आप, थोड़ा ध्यान रखिए बस, यहां डेल्टा एस सराउंडिंग की बात करूं मैं, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है जी बेटा, T2, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, और हीट एनर्जी इसमें आ रहा है ना, तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, प्लस करूं कि माइनस करूं, प्लस। तो यहां ये हो जाएगा प्लस Q अपॉन T2। कोई कष्ट यहां तक। और आपने सुना है ना बेटा कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के मैं यूनिवर्स बोलता हूं। तो अगर मैं डेल्टा एस यूनिवर्स निकालूं तो क्या होगा,
इफ आई एम टेकिंग डेल्टा एस यूनिवर्स, यहां से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं किसके लिए, डेल्टा एस यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का डेल्टा एस निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होगा। बहुत इजी सा फॉर्मेट, आराम से समझो। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स होता ही है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बोल भाई, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा माइनस क्यू बाई टी वन प्लस क्यू बाई टी टू। बोलो बेटो, बच्चों बोलो, होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, बच्चा लोग समझो। यहां से अगर Q में कॉमन ले लूं तो देख क्या बनता है। मैं ऐसा करता हूं, इसको कॉमन लेके ही करता हूं सॉल्व, आराम से हो जाएगा आपसे। अगर मैं यहां से Q कॉमन ले लूं तो इसको डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं बेटे 1/T2 माइनस 1/T1 तो आपको कोई कष्ट है। ये 1/T2 पॉजिटिव है, 1/T1 नेगेटिव है। Q कॉमन ले लिया, बोल बेटा होगा नहीं होगा। अब इसको अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं सॉल्व करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2 होगा। मैं क्या बोल रहा हूं जरा गौर से समझिए इसको। यहां क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं Q और ऊपर की साइड हो जाएगा T1 माइनस T2 होगा, और नीचे की साइड डिनोमिनेटर हो जाएगा T1 T2। ये कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब यहां से तुम समझो ये डेल्टा एस यूनिवर्स है बेटे, यहां से तुम समझो कि इसको सॉल्व किया है जस्ट। T1 माइनस T2 में निकालूंगा, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। T1 माइनस T2 क्या होगा बेटा, ये प्लस की माइनस। तो अगर T1 माइनस T2 प्लस हो गया तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहां, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा। T1 माइनस T2 इज पॉजिटिव, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं बेटे कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव होगी। मतलब मैं सीधे लिख सकता हूं कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज पॉजिटिव। यहां से निकल के आता है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो अभी मैं लिखवाने वाला हूं आपको। तो यहां से मेन कंक्लूजन क्या आया कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा हमेशा, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि यूनिवर्स हमेशा रैंडम मूवमेंट में जा रहा है बेटे। देखो यही है ग्लोबल वार्मिंग जो बोल रहे हैं आप उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। यहां ग्लोबल वार्मिंग चलो सोशल इशू है, उसको कंसीडर करते हैं केमिस्ट्री से, साइंस से। समझिए डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, आप थिंक करिए, उसको सोचिए, बिना दिमाग लगाए सोचिए, समझ में आ जाएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव मतलब कि यूनिवर्स की सारी चीजें डेल्टा एस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। और डेल्टा एस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है। वो पिछले पेज पे लिखा था, रैंडमनेस बढ़ रहा है। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो अगर कोई बॉडी रैंडम होता जा रहा है, हमारा यूनिवर्स ही रैंडम होता जा रहा है, हमारा यूनिवर्स रैंडम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर हमारे यूनिवर्स का लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन ही तो है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है चीजें। डेल्टा एस हमेशा यूनिवर्स का पॉजिटिव है। ये नेचुरल फेनोमेनन मैंने लिखा है क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरल फेनोमेनन है। यहां समझ रहे हैं बात को ना बेटा लोग। तो नेचुरल फेनोमेनन में आपने देखा कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव। और यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, अब सुन लो मेरी बात फिर लिखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी कंजर्व है जी, एनर्जी में कोई बदलाव मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलाव होगा, घटना या बढ़ना नहीं होगा। समझ गए ना। तो डेल्टा मतलब यूनिवर्स की पूरी एनर्जी जो है वो क्या है, कंजर्व है, यही बोलता है फर्स्ट लॉ। लेकिन सेकेंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि डेल्टा एस क्या आ रहा है यूनिवर्स का, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो क्या बढ़ रहा है कि नहीं। तो सेकेंड लॉ ये कहता है बेटा कि डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इन पॉजिटिव मैनर, मतलब डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर और नॉट। देखो बेटा, जब भी कोई बात क्लियर ना हो, आप ना समझ पाए तो आप जरूर बोलें,
मैं वरीड तब होता हूं जब मैं पूछता हूं और आप लोग बता नहीं पाते हो। ठीक है, आपने केमिस्ट्री शुरू से कुछ दूसरे स्टाइल में पढ़ लिया, तो जो टाइम गया बेटा उस चीज को नहीं देखना है ना, जो टाइम बचा हुआ है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उस चीज पे सोचें हम। नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं भाई? जो टाइम आपका चला गया, केमिस्ट्री आपने पढ़ ली, ठीक है, अगर कोई उसमें चैप्टर में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ये चैप्टर मेरा वाला चैप्टर हो जाने दो, इसके बाद में उसमें भी कहीं कोई दिक्कत आती है वो चैप्टर मैं कराऊंगा, वो चैप्टर आप वो दिक्कत जो टॉपिक में है वो टॉपिक कराया जाएगा आपको, कंप्लीट रिवीजन में भी लेके जाएंगे चैप्टर्स को। मेरा वाला चैप्टर अब तो ये थर्मोडायनेमिक्स के बाद एक ही तो बचता है, इधर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लें तो उसके बाद इक्विलिब्रियम बचता है, फिजिकल इतना ही है। इसके बाद आ जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर पे, स्टार्टिंग वाले पे, जहां दिक्कत हो रही थी आप लोगों को। तो मेन चीज क्या है कि जो टाइम बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज तभी होगा, फिजिकल का पार्ट है ये, न्यूमेरिकल्स भर भर के हैं इसमें। अब एनसीईआरटी देखोगे तो बहुत कम दिखेंगे, नहीं तो कोई एंट्रेंस वाली बुक उठाओ, भर भर के न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस खोजता है। आप जब छोटी क्लास में बायो वाले बच्चों चाहे मैथ्स वाले बच्चों जब छोटी क्लास में थे, सब मैथ्स पढ़ रहे थे, तो पेरेंट्स हो या टीचर हो ये जरूर बोलते होंगे 7th 8th 9th 10th में कि बेटा मैथ्स प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करोगे खुश रहोगे मैथ्स में। तो फिजिकल में ये कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे खुद से, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? इसलिए आप साथ साथ चीजों को यहां ठीक चीज ढंग से समझिए, घर जाइए एनसीईआरटी उठाइए, उसके न्यूमेरिकल खूब अच्छे से कर लीजिए पहले, फिर मेरे अपने न्यूमेरिकल तो मैं कराऊंगा ही आपको। लेकिन साथ साथ रहिए, लगे रहिए साथ साथ, जितना टॉपिक कराया सर ने उतना मैं कर लेता हूं, उतने में से मैं छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन। ये जज्बा होना चाहिए अंदर, इतना मुझे कर लेना है। चलिए बढ़े आगे। तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, जो अभी आगे लिखवाने वाला हूं मैं आपको। तो ये तो बात कर दी हमने किसकी? डेल्टा एस इरिवर्सिबल की। अब बात करते हैं बेटा डेल्टा एस रिवर्सिबल की। सुनिए मेरी बात, थोड़ा अच्छे से सुनिए, क्योंकि यहां से कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं। ये वाला पार्ट लिख लिया था आप लोगों ने क्या? इतना पार्ट लिख लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं अभी। छोटा ही देखो बच्चों, रिवर्सिबल पार्ट में आपने देखा अभी कि डेल्टा एस का वैल्यू जो आ रहा था वो क्या आ रहा था हमारे पास? क्यू बाई टी। अरे बोलो, तो इसको मैं डीएस भी तो लिख सकता हूं ना, डिफरेंशियल फैक्टर, और टी डीएस इक्वल टू क्यू। और आपको यह भी तो पता है कि डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, बोल भाई। और डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूं माइनस पी डेल्टा वी, बोलो। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई। तो डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं क्यू माइनस पी डेल्टा वी, लिख सकता हूं। तो क्यू के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटे? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा कि नहीं होगा? एक तो ये इक्वेशन है मेरे पास, और दूसरा इक्वेशन ये डिराइव किया हमने। इस वैल्यू को उठा के मैं यहां तो रख ही सकता हूं ना। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है नहीं समझ रहा है बेटा लोग? अगर डेल्टा को मैं डेल में कन्वर्ट कर दूं, डेल मतलब डिफरेंशियल फैक्टर, एक छोटे फैक्टर में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं टी डेल्टा एस इक्वल टू क्यू? या फिर उसी को लिख रहा हूं मैं कि टी डेल्टा एस डी एस इज इक्वल टू क्यू। कोई दिक्कत? एक छोटे फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया हमने, डेल्टा को डी बना दिया। कोई कष्ट है यहां तक? नहीं ना। अब इस क्यू के जगह ये वैल्यू उठा के रखने जा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंशियल फैक्टर में है। ये डेल्टा को भी मैं क्या लिखूंगा? डिफरेंशियल फैक्टर में डी, डी यू लिख दो, डेल्टा यू लिख दो, डजंट मैटर। डेल्टा लिखोगे तो कंप्लीट के लिए होगा, और डी लिखोगे तो स्मॉल के लिए। तो क्यू को लिखे बात अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूं टी डी एस इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू को क्या लिखूं? डी यू प्लस पीडीवी, बोलो भाई। डी यू प्लस, अब देखो जरा, टीडीएस को एज इट इज लिखता हूं मैं, टीडीएस इज इक्वल टू, इस डी यू को क्या लिख सकता हूं? एन सी वी डी टी। डी यू है, डेल्टा यू है, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। कुछ याद नहीं हो तो बोलना है। एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। बार बार, बहुत बार, हर एक क्लास में रिपीट करता हूं मैं। एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? डेल्टा यू। क्या लिखेंगे उसको? एन सी वी डेल्टा टी। और एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है बेटा?
डेल्टा एच क्या है वो, एनसीपी डेल्टा टी होता है ना, बस वही फैक्टर लेके चल रहे। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी को एनसीबी डेल्टा टी dt, और प्लस में पीडीबी को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो जरा, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, ध्यान देना, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां पर प्रेशर भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है कि नहीं। याद करो जब मैंने वर्क की कैलकुलेशन कराई थी रिवर्सिबल के लिए, dw इज इक्वल टू पी डी वी, और P को तुमने लिखा था माइनस में nRT बाई V। अरे वही W आइसोथर्मल रिवर्सिबल माइनस 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। तो कहां से आया था बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सोचो आप, मैंने क्या किया था, वो बड़े से एक चट्टान लिया था, उसको क्रश करके थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था, उसको क्रशिंग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, और उसको धीरे धीरे एक एक स्टोन डाला था ना पिस्टन पे, तो पिस्टन धीरे 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 करके आया था अपने फाइनल पोजीशन पे। अरे बोलो भाई, तो इस कंडीशन में क्या प्रेशर में भी चेंज हो रहा है, स्लाइटली प्रेशर भी धीरे 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 बदल रहा है। अच्छा, इरिवर्सिबल में क्या था कि यहां से अचानक से वो पत्थर रखा सीधे यहां से यहां, तो एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था, कब इरिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल में तो प्रेशर वेरिएबल था ना बेटा। अब वही चीज है, नहीं समझोगे ना तो ये चैप्टर बहुत रुलाएगा बेटा, और मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को कि ये चैप्टर सिर्फ इसी चैप्टर तक लिमिट नहीं है, ये आपको 12th में भी रुलाने वाला है। अगर इस चैप्टर को यहां तुमने ढंग से नहीं किया तो आगे परेशान रहोगे, और बहुत सारे चैप्टर में परेशान रहोगे। इसलिए, और कुल मिला के मैं इतना कंसाइज वे में आपको बता रहा हूं ना कि सिर्फ उतनी चीजों को करो, तुम्हारा कोई पार्ट छूटेगा ही नहीं, और उतने पार्ट को अगर नहीं किया आपने तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार और आपका पढ़ना बेकार। इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिए और करिए, साथ साथ पढ़िए जरूर, क्योंकि लिंक टॉपिक होते हैं। मैं ये पढ़ा रहा हूं तो पिछली चीजों को यूज करना पड़ रहा है, पिछली चीजें जब आपके दिमाग में रहेंगी नहीं तो कैसे यूज करेंगे आप, फिर तो इंटरेस्ट खराब होगा, आपकी क्लास खराब होगी, टाइम खराब आपका भी मेरा भी। इसलिए साथ साथ पढ़िए बेटा। तो यहां देखिए पीडीवी को मैं क्या लिखूं, क्योंकि पी मैंने अभी आपको बोला है कि ये प्रेशर वाला जो कंटेंट में लिख रहा हूं, ये प्रेशर क्या है, यहां पर वेरिएबल है कि नहीं है। तो आप एक ही इक्वेशन में सारे टर्म वेरिएबल क्यों रखोगे, ये तो रखना गलत है भाई। डीबी भी वेरिएबल, पी भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, सारे वेरिएबल कर दूं। तो इस केस में पी को मैं एक कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, जो कि हमने वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल में किया था। अरे याद आ रहा है कुछ, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल में मैंने पी को क्या लिखा था बेटा लोग, माइनस nRT बाई वी। कर लेते हैं वो काम यहां भी, तो पी के लिए हो जाएगा nRT बाई वी, तो प्लस में हो जाएगा ये nRT, और बाई वी है तो इसको मैं dv बाई वी तो इधर लिख ही सकता हूं ना बेटे, बोलो ठीक है। मुझे ds निकालना है, इनफैक्ट डेल्टा एस निकालना। अरे रुको, पानी वानी पीना है, मुझे क्या निकालना है यहां से, डेल्टा एस। तो डेल्टा एस निकालना है तो ds से ds को इंटीग्रेट करूंगा, काम हो जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा। ds को इंटीग्रेट करूंगा लिमिट के साथ, तो फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा एस आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब यह कि इस टेम्परेचर को मुझे इधर भगाना पड़ेगा, बोलिए बेटा। तो मैं इस टेम्परेचर को इधर भगा रहा हूं, देखो कैसे भागेगा ये, क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ds इज इक्वल टू, बेटा ध्यान देना, लास्ट बेंच पे ही रख देता यार। अभी इतना परेशान रहता है ना, इसको कुछ कहने में बनता नहीं, ये बेचारा खुद बहुत परेशान रहता है। सुनो, तो ds अगर निकालना हो तो इस t को इधर भेजो। अरे बोल बेटे, यहां देख, तो टेम्परेचर यहां है, इसमें डिवाइड जब करूंगा, इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड होगा, तो डिवीजन फैक्टर दोनों में आएगा कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां सीधे मैं लिख रहा हूं NCV, क्या हो जाएगा dt बाई टी, क्योंकि ये डिफरेंशियल फैक्टर है तो t यहीं भेज देते हैं प्लस यहां देखो nRT बाई टी, टी कैंसिल, तो सीधे हो जाएगा nR dv बाई वी, कोई कष्ट यहां। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा,
इसको इंटीग्रेट करो एस इनिशियल से लेकर के एस फाइनल तक। यहां ये इंटीग्रेशन होगा टेम्परेचर इनिशियल से लेकर के टेम्परेचर फाइनल तक, बोलो बेटे। और यहां ये इंटीग्रेट होगा वॉल्यूम इनिशियल से लेकर के वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल से फाइनल लिमिट लगाएंगे यहां। तो आप बताइए डीएस का इंटीग्रेशन एस इनिशियल टू एस फाइनल हो जाएगा डीएस का इंटीग्रेशन एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। मैं इसको सीधे डेल्टा एस लिखूं तो आपको कोई कष्ट, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। यहां देख बेटा, दिस इज एनसीवी और यहां देख dt बाई टी। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेचुरल लॉग x। और नेचुरल लॉग x को मैं x में बदलूंगा तो क्या आएगा? माइनस कहां से भाई? 2.303 होगा। इस वैल्यू को उठा के रख लेते हैं। dt बाई टी का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग t होगा और उसकी लिमिट हो जाएगी t फाइनल t इनिशियल। तो क्या हो गया? तो चाय पिएगा हैं? ज्यादा खा लिया है क्या? सो रहा है तू क्लास में बैठ के? सो रहा है? बेटा अब तो मतलब चाय आ गई, अब मैं मोमेंटम में आऊंगा और तू लोग अब सो रहा है भाई। याद देख, समझ इसको। मतलब मेरे हर एक बात पे बोलना तो आप लोगों का जरूरी है, गलत या सही बोलना है। मतलब जब क्वेश्चन पूछे तब नहीं बोलना है, और आलतू फालतू बातों पे तो जरूर बोलना है। देखिए यहां एकदम बिल्कुल इजी सा पैटर्न है इसका, जो आपने वर्कडन में निकाला था वही पैटर्न यहां है। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t नेचुरल लॉग t, और नेचुरल लॉग t का लिमिट क्या है? t इनिशियल से t फाइनल। तो t फाइनल अपॉन माइनस में t इनिशियल हो जाएगा। मैं सीधे यहां अगर लिख दूं बेटा कि नेचुरल लॉग t फाइनल अपॉन t इनिशियल, तो आपको कोई कष्ट? बोलिए। और प्लस में ये क्या हो जाएगा ये बता दे मुझे? nr। ये भी हो जाएगा नेचुरल लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल। बोल भाई, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो गया ये कैलकुलेशन हमारा किसका? डेल्टा एस का। अब ये निकाल तो दिया हमने, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इजी करता हूं इस चीज को आपके लिए। सुनिए, इस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत कतई नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, कभी भी इस फॉर्मूले को आप याद ना करें, क्योंकि आप परेशान रहेंगे। अब याद क्या करना है वो देखिए। शांत रहो सब, रुको थोड़ी देर। मतलब भगाया जाए क्या तुम लोगों को क्लास से बाहर? यार अजीब हो गए हो तुम लोग यार। सुनो, यहां से मैं दो पैटर्न निकाल रहा हूं, वो दो पैटर्न आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रुकिए, देखिए यहां अगर इस पैटर्न को मैं लेके चलूं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और आइसोथर्मल कौन सा होगा? रिवर्सिबल, क्योंकि ये सारे काम किसके लिए कर रहा हूं मैं? रिवर्सिबल के। अगर मैं ये काम इसके लिए करूं, किसके लिए कर रहे हैं काम? अब यहां से आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? टी फाइनल बराबर टी इनिशियल। टी फाइनल बराबर टी इनिशियल। तो टी फाइनल बराबर टी इनिशियल हो जाए तो ये नेचुरल लॉग 1 हो जाएगा, और नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0। तो बता डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा? क्या आएगा डेल्टा एस? सीधे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहां भी नेचुरल लॉग को लॉग में बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 2.303 nr लॉग v फाइनल अपॉन v इनिशियल। बोलो बच्चा, क्या वही वाली कैलकुलेशन आ गई जो वर्क डन के लिए निकाली है? आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, वहां नेगेटिव था, नेगेटिव टर्म था, क्योंकि W माइनस पी डेल्टा भी था, या माइनस प्लस हो गया है दूसरी साइड आके। वही वाली कैलकुलेशन है डेल्टा एस। तो डेल्टा एस क्या होता है? एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है ना। तो एनर्जी ही वर्क है, तो अगर वर्क तुमको याद है तो उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, डेल्टा एस निकल जाएगा। हो जाएगा याद? याद जरूर ये चीज रखेंगे कि डेल्टा वो W जो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, बेटा ध्यान दे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल यही प्रोसेस था। वर्क क्या था?
माइनस में 2.303 nRT log V फाइनल बाई बी इनिशियल, यही था फॉर्मूला। तो जब मैं डेल्टा एस निकालूंगा ना, डेल्टा एस निकालूंगा मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए, तो डेल्टा एस इज एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, तो टाइम बोल रहा हूं मैं, सॉरी, टेम्परेचर। एनर्जी अपॉन टेम्परेचर क्यू बाई टी है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, वर्क बाई टेम्परेचर। अगर आपको डब्ल्यू आइसोथर्मल रिवर्सिबल का याद है तो आप डेल्टा एस भी याद कर लोगे बेटा। क्या करना है, बस उसमें से टेम्परेचर भगा दो, जो एनआरटी था टी भगा दिया हमने। याद आ रहा है वो डब्ल्यू, और वो डब्ल्यू याद आ रहा है तो डेल्टा एस भी याद हो जाएगा बेटे, हो जाएगा। अब सुन मेरी बात, ये तो बात करी मैंने आइसोथर्मल की। अब अगर मैं आइसोकोरिक ले लूं, आइसोकोरिक जानता है ना, आइसोकोरिक जानता है, ठीक है। अब तो अगर आइसोकोरिक लेगा तो ये वाला वैल्यू जीरो होगा क्या, बोलो भाई। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आइसोकोरिक के लिए, फॉर आइसोकोरिक दिस डेल्टा एस इज, ऐसे ही रहने देते हैं, एनसीबी लॉग, लॉग क्यों लिख रहा हूं फिर मैं, हाँ सही बोला तूने, एनसीबी एल एन टी फाइनल अपॉन, ठीक है, इसको तुम लॉग में भी बदल सकते हो, 2.303 आगे मल्टीप्लाई लिख लिया ना तुमने। अब देखो बेटा सुनो, ये डेल्टा एस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके लिए कैलकुलेशन का आपको पूरा फॉर्मेट बताया है, लेकिन ये फॉर्मूला जो रिवर्सिबल वाला है ये आपको याद रहेगा नहीं, रटने वाली बात हो जाएगी। तो उसके लिए एक इजी सा फॉर्मेट में बताता हूं, अब उसको देखो, थोड़ा शांत रहो। डेल्टा एस की कैलकुलेशन, डेल्टा एस अगर मैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए लूं, वहां दो बताया था, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। आइसोबैरिक भी याद हो जाएगा, आइसोकोरिक आइसोथर्मल सब याद हो जाएगा, ध्यान दो। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए मैं बात किसकी कर रहा हूं, डेल्टा एस की। तो आपको पता है कि डेल्टा एस की वैल्यू होती है बेटा क्यू बाई टी, होती है क्या। अब इस क्यू की बात कर, क्यू क्या है, ये हीट एनर्जी है। अच्छा, ये हीट एनर्जी दो फॉर्मेट में हो सकता है, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर होगा तो मैं उसको डेल्टा एच बोलूंगा, और अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो मैं क्या बोलूंगा, बोलो, डेल्टा यू। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, देखो अभी सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, एकदम जल्दी याद हो जाएगा आपको। आइसोबैरिक की बात कर रहा हूं, तो आइसोबैरिक का मतलब है कि ये क्यू क्या है, क्यूपी होगा, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सा फंडा, डेल्टा एस क्यू बाई टी तो याद है आपको, तो ये एनर्जी आइसोबैरिक है तो क्यूपी कर लूंगा। अच्छा, क्यूपी क्या है बेटे लोग, क्यूपी इज डेल्टा एच, क्यूपी इज डेल्टा एच, और डेल्टा एच क्या है, एनसीपी डेल्टा टी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं एनसीपी dt, dt बाई टी, अगर मैं इसको ds कर दूं तो बोलो, बस ds इजकल टू एनसीपी dt बाई टी, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, हो गया काम। ds का इंटीग्रेशन यहां डेल्टा एस दे देगा क्योंकि फाइनल से इनिशियल लिमिट होगी इसकी, और यहां ये क्या होगा, एनसीपी तो क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, और dp dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग टी फाइनल अपॉन टी, हो गया काम, हो जाएगा याद। अब इसी तरीके से अगर मैं आइसोकोरिक के लिए लिखूं, ध्यान दे बेटा लोग, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में फिर से वही फॉर्मूला, आपको पता है कि ds इज इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन जब आइसोकोरिक है तो ये एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, बोलो बच्चों। और जब ये एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एनसीबी dt बाई टी होगा कि नहीं होगा, बस दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे भाई विद लिमिट, तो ds का इंटीग्रेशन विद लिमिट क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, और इधर क्या बात हो जाएगी, एनसीबी नेचुरल लॉग टी फाइनल अपॉन, हाँ इसको लॉग में बदल लो बाद में। अच्छा देखो, आइसोकोरिक के लिए तुमने अभी बनाया था इक्वेशन, यही आया था कि नहीं, चेक करो, यही आएगा। तो ये सिंपल सा फंडा हो जाएगा ना कि जल्दी से आप कर पाएंगे। और एक चीज और बताइए, सुनिए, अगर मैं आइसोथर्मल ले लूं, तीसरा पार्ट, तीन ही तो पार्ट है हमारे पास, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है, और तीसरा, तो आइसोथर्मल के लिए जो हीट एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज इक्वल टू क्यू।
क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? सुनो मेरी बात बेटा, ध्यान दो, सुनो। इफ आई एम टेकिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यों माइनस का प्लस हो गया ये देखो आप। अगर मैं ले लेता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ यूज कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस लूंगा तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा कि नहीं बताओ? आपको पता है ना कि आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है? अरे यस और नो? तो आप देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कहता है। और अगर डेल्टा यू 0 हो गया बेटा लोग, तो डब्ल्यू की वैल्यू माइनस क्यू हो जाएगी कि नहीं? चाहे क्यू का वैल्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से अगर डेल्टा यू का वैल्यू मैं 0 रख दूं तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया? माइनस डब्ल्यू। हो गया ना काम? काम हो गया आपका। डब्ल्यू आपने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था? डब्ल्यू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग। तो माइनस जब यूज करोगे तो जो माइनस वर्क वाला था वो गया। और क्यू क्या है? क्यू बाई टी लेना है तुमको। तो यहां से अगर मैं डेल्टा एस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस डब्ल्यू बाई टी लिखूंगा कि नहीं? बोलिए। बस हो गया ना काम। माइनस डब्ल्यू, माइनस तो माइनस है, डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू क्या आया था हमारे पास? माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल अपॉन और डिवाइडेड बाई ये टी से टी गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या हो गई वैल्यू? एन आर लॉग वी फाइनल अपॉन। ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? ये तीनों पार्ट क्लियर हुआ? याद हो जाएगा अब? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल का वर्क डन आपको याद है, आपको पहले बताया है मैंने कि आइसोथर्मल में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है? 0, 0। बताया था नहीं बताया था जी? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0। तो जब तुम डेल्टा यू 0 कर दोगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया। और डेल्टा एस का वैल्यू क्यू अपॉन टी है, तो क्यू के जगह माइनस डब्ल्यू लिख दो। और डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल का तुमको पता है, क्योंकि ये तीनों का तीनों डेल्टा एस में किसके लिए ले रहा हूं बेटा लोग? रिवर्सिबल के लिए। ई रिवर्सिबल के लिए तो पहले ही लिख चुके हो आप कि डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ गई क्लियरली? छापो। अब ये जो बताया ना बेटा डेल्टा एस, 3 मैंने बॉक्सिंग करके चीजें बताई थी। वर्क डन, फर्स्ट लॉ, वो सीपी-सीवी का रिलेशन, और ये चौथा है डेल्टा एस का रिलेशन। डेल्टा एस के ये 3 रिलेशन हो गए। और एक और इसी पेज पे लिख लेना आप, जो आपने किया हुआ है लास्ट पेज पे, डेल्टा एस यूनिवर्स फॉर ई रिवर्सिबल। ई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आया है? डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव। बस ये सीक्वेंस अपने दिमाग में रखिएगा। इतने से ही सारा क्वेश्चन होना है आपका। यही फॉर्मूला ही है, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं होता है। एक और पॉइंट लिख लेना बेटा कि डेल्टा एस साइक्लिक प्रोसेस का होता है 0। डेल्टा एस साइक्लिक इज 0। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आप खुद सोच सकते हो। सुनो बेटे, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? रुको थोड़ी देर, रुको समझो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट गैस जहां से चला उसी कंडीशन को एक्वायर कर रहा है। मतलब अगर उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पीवीटी है तो बहुत सारे स्टेप्स में मूव किया, लेकिन फिर से आ गया कॉन्फ़िगरेशन पीवीटी पे। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन इसमें उठा के रख लीजिए, आपको 0 ही वैल्यू मिलेगी। अगर मान लीजिए कि मैं ये मान के चलूं कि साइक्लिक प्रोसेस में वो आइसोबैरिक है, पूरे प्रोसेस को आइसोबैरिक तरीके से उसने फॉलो किया, मतलब इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन आने में उसने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया? आइसोबैरिक। तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो किया तो डेल्टा एस जब मैं निकालूंगा तो एनसीपी एलएन टीएफ बाई टी आई एन यहां से निकालूंगा। और आप ये बताइए, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुंच गया, तो टी फाइनल टी इनिशियल बराबर है कि नहीं? तो ये 1 होके पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं? आ गई 0। अगर मान लो मैं ये सोचता हूं कि साइक्लिक प्रोसेस में ये चल रहा है और आइसोकोरिक को फॉलो करके पहुंचा है, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहा है? मतलब पूरा ए पॉइंट से चला, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, ई पे गया, फिर ए पे पहुंच गया। ये पूरी प्रोसेस उसने कैसे सप्लाई, कैसे दोहराई हुई है?
आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम फिक्स हो गया, तो वॉल्यूम फिक्स हो गया तो मैं फॉर्मूला ये यूज करूंगा, तो भाई जहां था वहीं पहुंच गया ना वो गैस, तो उस समय तो टेम्परेचर भी फिक्स हो गया ना, फाइनल इनिशियल बराबर, तो ये भी हो गया 1, तो ये भी टोटल हो जाएगा 0। तो आइसोकोरिक बोलूं तब भी डेल्टा एस 0, आइसोबैरिक से निकालूं तब भी डेल्टा एस 0। अब अगर मैं आइसोथर्मल लेता हूं कि भाई यहां से चला और घूम फिर के आइसोथर्मल तरीके से घूम के फिर वहीं पहुंच गया, तो जब मैं आइसोथर्मल से निकालूंगा तब भी क्या होगा, उसका वी फाइनल वी इनिशियल के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि पीवीटी से पीवीटी पे ही तो पहुंचा है। इस समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो जब ये जब फाइनल होके 1 आ जाए तो ये भी वैल्यू 0, मतलब पूरी वैल्यू 0। तो तुम किसी भी प्रोसेस को देखो, अगर तुम साइक्लिक लेते हो तो डेल्टा एस का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी 0, तो डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि डेल्टा एस साइक्लिक कितना होगा बेटा 0। ये कॉन्सेप्चुअली समझ पा रहे हैं आप? तो डेल्टा एस का ये फ्लो चार्ट है कि इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, इतनी चीजें जितनी बोर्ड पे हैं अभी डेल्टा एस के लिए, और मेरे हिसाब से इसमें कोई याद करने की चीज तो होगी नहीं। अगर आपको वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल याद है तो ई रिवर्सिबल का तो सिंपल सा फंडा है कि डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस साइक्लिक 0, और बाकी आइसोबैरिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल रिवर्सिबल का है तो रिवर्सिबल के लिए हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब लिखिए बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी तक आपने जीरो किया था, फर्स्ट किया था, जीरोथ लॉ किया ना, फर्स्ट लॉ किया, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स लिख दूं क्या? मतलब बोलता हूं वो सुनाई नहीं देता बेटा आप लोगों को, ऑडियो खराब है? दिखाई तो देता है ना, वीडियो ठीक है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। Entropy of the universe is always in increasing order. It means delta S is positive always. और मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एंट्रोपी की, और एंट्रोपी किसकी? यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स में कोई भी अगर फंक्शन होता है, कोई भी अगर वर्क होता है बेटा, तो वो तो स्पॉन्टेनियस ही होगा ना, अपने आप होगा, नेचुरल फेनोमेनन की तरह होगा। तो कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस। तो अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो डेल्टा एस जब पॉजिटिव ऑलवेज है, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, ये नोट करके लिख देना। सेकेंड लॉ उतना ही है जितना लिखा है ऊपर, सेकेंड लॉ इतना ही है बेटा, ये नोट करके लिखो कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो डेल्टा एस प्लस आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा? स्पॉन्टेनियस। मतलब इससे एक पॉइंट्स निकल के सामने आ रहा है जो कि एकदम से बिल्कुल भी गलत। इसीलिए तो एक नया टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो टर्म कौन है? हाँ जी, रुक जाओ, अरे रुको रुको, लिखना है, लिख के क्रॉस करना है, क्योंकि यही तो मुद्दा है, समझना है इसको। जैसे देखो बेटा, डेल्टा एच की वैल्यू कभी प्लस आई थी, कभी माइनस आई थी, दोनों में से किसी को नहीं मान सकते थे, तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया डेल्टा एस स्पॉन्टेनिटी को जानने के लिए। तो हमने क्या देखा कि डेल्टा एस जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग तो प्लस है, ये सही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे कि सर ये प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो इसको भी कैसे माने? तभी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डेल्टा जी। मतलब कि कंप्लीट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ना बेटा, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी की जानकारी जो है हमें,
ना डेल्टा एच से मिलती है ना डेल्टा एस से मिलती है, वो मिलती है हमें डेल्टा जी से। ठीक है, अब वही है। तो अब यहां पर लिखें आप यहां लिखें लिमिटेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Limitations of second law of thermodynamics and introduction of delta G. Limitation of second law of thermodynamics and introduction of delta G. सेकेंड लॉ क्या कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस के मान वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब ये मैंने नोट करके लिखवाया है कि ये गलत है। क्यों गलत है अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए बेटा लोग, थोड़ा समझिए। जैसे डेल्टा एच का वैल्यू कभी प्लस कभी माइनस आया था ना, तो डेल्टा एच को हमने इग्नोर किया स्पॉन्टेनियस के लिए, हमने क्या लेना शुरू कर दिया? डेल्टा एस। डेल्टा एस से भी काम नहीं बनी हमारी, क्योंकि डेल्टा एस के लॉ तो ये कहता है कि यूनिवर्स जो है हमेशा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। मतलब यूनिवर्स में जो भी काम होता है वो कैसा काम होता है? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? ये बातें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? डेल्टा एस यूनिवर्स में कैसा काम होता है? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमारा डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन एक और नेचुरल वर्क है, नेचुरल वर्क बोले तो एक और हमारा यूनिवर्स में होने वाला काम है, हमारे अर्थ पे होने वाला काम है, वो प्रोसेस कहलाता है बेटा एडजॉर्प्शन। सुनिए मेरी बात, डू यू नो एडजॉर्प्शन? नहीं जानते, मुझे पता है यही बोलेंगे आप लोग। मैं एक प्रोसेस ले रहा हूं एडजॉर्प्शन, सुनिए मेरी बात, समझिए जरा। ये इसके बारे में पढ़ेंगे आप अगली क्लास में, चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन उसका थोड़ा पार्ट हमें यहां देखना है। एक होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, और एक होता है एडजॉर्प्शन, स्टिकिंग टेंडेंसी। अब ये क्या चीज है सुनो, एक रिएक्शन आपने पढ़ा था कि अगर मान लो कि C डबल बॉन्ड C लेता हूं मैं, CH2 है, शांत रह सब, बोल मत, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये बन जाएगा जी CH2 तो रहेगा, दोनों पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। पढ़ा है क्या कि एल्कीन एल्केन में बदल जाता है हाइड्रोजन के साथ? लेकिन कोई चीज मिसिंग है यहां, वो मिसिंग पार्ट बताओ आप। कुछ मिसिंग नहीं है, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि यहां मैं निकेल चाहे पैलेडियम चाहे कैडमियम ना रखूं कैटलिस्ट। सुना होगा? पढ़ा होगा? सीधे ये दोनों रख दूं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये छोटी क्लास की चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं यहां पर कोई कैटलिस्ट ना रखूं, उस कैटलिस्ट का नाम मैं मान ले यहां निकेल ले लेता, निकेल पैलेडियम या कैडमियम तीनों में से कोई एक चीज ले लेते, तब ये रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नहीं होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? अब जो छोटी क्लास में चीज पढ़ी है उसको अब अपने स्टैंडर्ड पे लेके आओ, अपने स्टैंडर्ड पे लाने, ये आपको 11th में भी पढ़ना है। जब निकेल इसके साथ रहेगा तभी रिएक्शन होगा, निकेल नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। कारण क्या है? मैं कारण बता रहा हूं, वो चीज समझो। निकेल एक मेटल है बेटा, इस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये आके स्टिक करता है, चिपकता है। एक बर्तन में मान लो मैं ग्लास का वेसल्स लिया, ठीक है, और उसमें मैं एल्कीन रख दिया और हाइड्रोजन रख दिया, 2-4 दिन छोड़ दो, वैसे ही खूब एल्कीन और खूब हाइड्रोजन भर के छोड़ दो कि 2 दिन बाद आएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एल्केन। नहीं मिलेगा, आओगे दोनों अलग अलग होंगे, हाइड्रोजन अलग निकलेगा, एल्कीन अलग निकलेगा। लेकिन वही बर्तन में निकेल का बर्तन ले लूं और उसमें डाल के छोड़ूं तो अगले दिन तुम्हें ये मिलेगा। अगले दिन नहीं, हार्डली 10 to 15 मिनट्स का रिएक्शन होता है, ये मिलेगा। क्यों ऐसा होता है ये देखो, निकेल जो है ये मेटल है, ये हाइड्रोजन इस निकेल से अट्रैक्ट होता है। बेटा ध्यान दे, समझ इसको, हाइड्रोजन इस निकेल से अट्रैक्ट होकर निकेल के सरफेस पे स्टिक करता है, चिपकता है। चिपकने का मतलब ये नहीं है कि एब्जॉर्ब होना। जैसे देखो, समझो, यहां थोड़ा पानी गिरा दूं, पोछे वाला कपड़ा ला के रख दूं, पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं, AB, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन वहीं ये ग्लास सरफेस है, डोर में लगी हुई ग्लास सरफेस जो है, शीशा है, उसको साफ करना है। और साफ भी मैं कैसे कर रहा हूं ये देखो, ग्लास में पानी लिया, फेंका, ठीक,
और फिर जाके उसको साफ कर रहे हैं। तो ग्लास में पानी लिया, उस पर फेंकोगे तो सारा का सारा पानी लोअर डाउन हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना बेटा, तो कुछ पानी के ड्रॉपलेट उस पर चिपके हुए आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस ग्लास और पानी में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। कॉन्सेप्ट है, बस 10 मिनट टाइम दे मुझे। उस ग्लास और पानी में क्या है? अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, इसीलिए वो पानी ग्लास के सरफेस पे चिपक गया। वहीं तुम मरकरी लो, मरकरी जानते हो ना, पारा जो थर्मोमीटर में होता है, वो एक ग्लास लेके फेंको ग्लास पे, एक बूंद नहीं मिलेगा ग्लास पे, सब नीचे आ जाएगा, सब नीचे आ जाएगा, क्योंकि मरकरी और उस ग्लास के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच होगा तो दोनों में स्टिकिंग टेंडेंसी होगी। और अगर सरफेस पे ही कोई चीज जाके स्टिक कर जाए तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? तो ये एक सरफेस फेनोमेनन है बेटा, ध्यान दे। क्या है ये? सरफेस फेनोमेनन। सरफेस पे ही कोई चीज जाके, जैसे पानी मैंने लिया था, पोछे वाला कपड़ा रखा, तो पोछे वाले कपड़े के पूरे बल्क में, पूरे मटेरियल के अंदर जो मोलिक्यूलर लेवल है वहां तक वाटर इन कर गया होगा। इसी को तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, AB। लेकिन अगर मैं वही पानी रखूं, पानी के ऊपर ग्लास लाके रख दूं, फिर उठाऊं ग्लास को, तो क्या ग्लास के अंदर पानी चला जाएगा? नहीं ना, ग्लास के सरफेस पे पानी चिपका हुआ मिलेगा आपको। तो इसको क्या बोलेंगे? ये एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन का डिफरेंस समझ में आया? अरे आया बिल्कुल भी। एब्जॉर्प्शन में पूरा मटेरियल काम करता है, लेकिन एडजॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस काम करता है। तो जितने सरफेस फेनोमेनन है उसका क्या नाम देने वाले हो तुम? अब देखो, उसी एडजॉर्प्शन का एक जीता जाता है एग्जांपल, ये रिएक्शन जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा है। ये निकेल क्या करता है बेटा? हाइड्रोजन को एक जगह इकट्ठा कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन निकेल से, मेटल है, मेटल हाइड्राइड तो बनता है ना बेटा। तो ये हाइड्रोजन इस मेटल से अट्रैक्ट होता है, थोड़ी अट्रैक्शन इसमें होती है। इस कारण से ये हाइड्रोजन जाके निकेल सरफेस पे चिपक जाए। बस 10 मिनट दीजिए बेटा, लोग थोड़ा फोकस रहिए इसी तरीके से। मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2-4 बच्चे सो भी रहे हैं, लेकिन हाँ पढ़ रहे हैं आप लोग। ये निकेल सरफेस मैंने लिया, इस पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये स्टिक किया हुआ है, समझ रहे बेटा? अब देखो, जब ये हाइड्रोजन एक जगह इकट्ठा होगा तब इस कार्बन के पाई बॉन्ड को हिट करेगा और दोनों कुछ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जाके इन दोनों पे जुड़ेंगे इस बॉन्ड को तोड़ के, और तब बनेगा ये। मतलब दोनों हाइड्रोजन किस साइड से जुड़ रहा है? एक ही साइड से जुड़ रहा है। तो एक ही साइड से जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। ये अब आपके लेवल की चीज, ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। इसको क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। एक सिन और एंटी। कभी सिस और ट्रांस का नाम सुना है बेटा? तो सिस मतलब एक साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, सुना है ना? तो जो सिस होता है वही सिन होता है। सिस का ही दूसरा नाम सिन। एक ही साइड से अगर जुड़ जाए तो बोलेंगे सिन। अच्छा ये बताओ, ये एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल में पढ़ा था ना? एडिशन रिएक्शन में पढ़ा होगा, कोई चीज जुड़े बिना हटाए तो एडिशन बोलते हैं। तो ये एडिशन है, लेकिन अब ये कैसा एडिशन है? सिन। ट्रांस नहीं है, यहां सिन है। सिन मतलब सिस है, एक ही साइड से जुड़ेगा। क्यों एक ही साइड से जुड़ेगा? क्योंकि निकेल में हाइड्रोजन तो एक ही जगह नहीं इकट्ठा है, ये एक ही साइड से ना जुड़ पाएगा इससे। तो अब देख बेटा, इस निकेल पे हाइड्रोजन का इकट्ठा होना, ए बच्चा लोग, इस निकेल पे हाइड्रोजन का इकट्ठा होना कैसा प्रोसेस? रिएक्शन तो मैंने बता दिया, छोड़ो उसको, इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये सरफेस फेनोमेनन है। क्या मैं बोलूं कि एडजॉर्प्शन है? निकेल के सरफेस पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया, और वो इस लालच में हाइड्रोजन इकट्ठा होता है वहां कि निकेल हाइड्राइड बनाएगा। वो अलग बात है, बाद में रिएक्शन होती है निकेल हाइड्राइड, लेकिन शुरुआत में तो इकट्ठा हुआ। तो कैसा फेनोमेनन है? सरफेस फेनोमेनन है। लोहे की कील उठा के बारिश के समय छत पे रख दो, जंग लग जाएगी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही। होता क्या है? ऑक्सीजन और वाटर के मोलिक्यूल उस फेरम पे चिपकते हैं, पहले चिपकेंगे और फिर उनमें रिएक्शन होगी। तो चिपकेंगे उसके सरफेस पे, तो कैसा फेनोमेनन हुआ? एब्जॉर्प्शन की एडजॉर्प्शन? यस, एडजॉर्प्शन। तो सुन बेटा, इस निकेल के सरफेस पे ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चिपका, तो कैसा प्रोसेस? एडजॉर्प्शन। अब सुनो, इस एडजॉर्प्शन प्रोसेस में रैंडमनेस घटी की बढ़ी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो एकदम आराम से फ्रीली घूम रहे थे, वो आके एक जगह चिपक के रुक गए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो फ्रीली घूम रहे थे, रैंडम थे, वो एक जगह आके रुक गए। तो रैंडमनेस घटी की बढ़ी? घटी। मतलब एडजॉर्प्शन में डेल्टा एस क्या हो गया?
और ये कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होता है, ये स्पॉन्टेनियस है। आपने देखा एडजॉर्प्शन प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस नेगेटिव, लेकिन तुमने कॉन्सेप्ट से क्या पढ़ा था कि डेल्टा एस पॉजिटिव। किसको मानोगे? हम किसी को नहीं मानेंगे, ना हम इसको मानेंगे ना उसको मानेंगे। मतलब जैसे डेल्टा एच ने धोखा दिया था बेटा, ये भी धोखेबाज निकला, वैसे ही डेल्टा एस ने भी धोखा दिया। यार कॉन्सेप्ट समझ रहा है? कॉन्सेप्चुअली समझ पा रहा है ना इसको? जैसे डेल्टा एच ने धोखा दिया, डेल्टा एच से हम स्पॉन्टेनिटी नहीं निकाल पाए, तो अब डेल्टा एस से भी निकालने में प्रॉब्लम आ गई। तो इसी कारण से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। कौन? हाँ जी, लिखिए इसको, पहले लिख लीजिए। तो लिखना, मैं कहां कुछ बोलूं, जल्दी लिखिए। कहां कुछ डेफिनेशन कहां बोला है? एडजॉर्प्शन के लिए बोलो, लिखो। इट इज द सरफेस फेनोमेनन। एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फेनोमेनन। Adsorption is a surface phenomenon in which some molecule of liquid or gas stick at surface of solid. In which some molecules of liquid or gas stick, stick at surface of solid, surface of a solid। सॉलिड के सरफेस पे लिक्विड का चिपक जाना, गैस का चिपक जाना, क्या कहलाएगा? बस एज फॉर एग्जाम्पल लिख दीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, स्टिकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट ग्लास सरफेस। As for example, sticking of water molecules at glass surface, शीशे पे पानी के ड्रॉपलेट्स का चिपकना एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। समझ में आई बात? दूसरा एग्जांपल लिख दीजिए। एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट निकेल सरफेस। एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट निकेल सरफेस। Accumulation of hydrogen molecules at nickel surface, ये सब एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है। समझ में आ रही बात? पैराग्राफ चेंज करके वहीं पे लिखो बेटा जो बोल रहा हूं। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल stick at the solid, so randomness of gaseous molecule क्या लिखा है आपने? randomness of gaseous molecule decreases। randomness of gaseous molecules decreases। it means के बाद यहीं लिख लो, delta S is negative for adsorption। It means delta S is negative for adsorption, and it is a spontaneous process, मतलब समझ गए ना? मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कभी डेल्टा एस माइनस आ रहा है और इधर से निकाला तो डेल्टा एस प्लस आया, तब तो हम डेल्टा एस यूज करेंगे नहीं। तो अब यही लिमिटेशन है सेकेंड लॉ की। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बेटा। अरे ये टॉपिक तो कंप्लीट करो, इंट्रोडक्शन ऑफ डेल्टा जी तो करना है ना बेवकूफों। बस छोड़ ही रहा हूं, 2 लाइन लिख लो, छोड़ देता हूं। लिखो, सो अ न्यू टर्म डेल्टा जी, मोबाइल साइलेंट पे रखें। सो अ न्यू टर्म डेल्टा जी, ब्रैकेट में लिख दो, गिव्स फ्री एनर्जी। अरे पढ़ा चुका हूं ये, GIBBS है,
gives free energy is introduced, gives free energy is introduced to determine a spontaneity of the process, to determine a spontaneity of the process, to determine a spontaneity of the process। और ब्रैकेट में अपनी तरफ से लिख देना इट इज फाइनल। ये फाइनल है कि डेल्टा जी की वैल्यू हम समझ जाएं तो हम स्पॉन्टिनिटी निकालना सीख जाएंगे। एक और पैराग्राफ चेंज करके लिख, ये कंप्लीट कर। अरे डेल्टा जी गिव्स, या ऐसे लिखो डेल्टा जी रिलेट्स डेल्टा एस एंड डेल्टा एच, delta G relates delta H and delta S. So on the basis of delta G, we can easily determine, a spontaneity of the process. We can easily determine a spontaneity of the process, because it is based at delta H and delta S both, because it is based at delta H and delta S both। ये डेल्टा H और डेल्टा S दोनों का कॉम्बिनेशन है बेटा डेल्टा जी। तो दोनों ने जो प्रॉब्लम क्या लिखे बेटा, डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ, दोनों पे डिपेंड कर रहा है।